चैप्टर का शुरुआत करेंगे पहले हम लोग रिकंस्ट्रक्शन से। तो सबसे पहले हम रिकंस्ट्रक्शन समझेंगे कि आखिर रिकंस्ट्रक्शन किसको कहते हो, क्या है ये रिकंस्ट्रक्शन। एक एग्जाम्पल शुरुआत में देते हैं ताकि तुमको समझ में आ सके कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। हम सब लोग अपने घर में रहते हैं या नहीं, तो मान लो किराए के घर में रह रहे हो। ये वाला एग्जाम्पल अपने घर पे ही सुटेबल होगा, किराए के घर पर नहीं। तो सपोज कीजिए कि हम सब अपने घर में रहते हैं, अगर किराए का घर, फ्लैट, मकान, दुकान है तब भी मान के चलो कि अपना है। अगर घर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं। एक, अगर डैमेज बहुत ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन डैमेज हुआ है, तो हम घर को क्या कर सकते हैं, रिपेयर करके फिर से उसको रहने के लायक बना सकते हैं। एक तुम ये तरीका कर सकते हो यूज। या सपोज कीजिए कि घर पूरी तरह से डैमेज हो गया, अब रहने लायक है ही नहीं, बचा ही नहीं अब रहने लायक, तो क्या आप उसको रिपेयर कर सकते हो? पता नहीं छत कब गिर जाए, स्थिति ऐसा लग रहा है, आप उसको कितना भी रिपेयर कर दो, क्या रिपेयर करने के लायक अब हुआ है? तब ऐसी सूरत में क्या करोगे, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ोगे कि भाई जल्दी आओ, स्थिति खराब है। उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिएगा कि वो पुरानी वाली पूरे बिल्डिंग को क्या करेगा, तोड़ के खाली करेगा और उसी जगह पर नया बिल्डिंग आपके लिए क्या करेगा, तैयार कर देगा। तो दो काम हो सकता है। रिकंस्ट्रक्शन भी कुछ ऐसा ही चैप्टर है। रिकंस्ट्रक्शन क्या है, कंपनी बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पुरानी कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है, लेकिन अब उस कंपनी का जो पोजीशन है वो खराब हो गया है, स्थिति अब थोड़ा सा दयनीय है, स्थिति खराब है, स्थिति जो है वो गड़बड़ चल रहा है, कंपनी को ऐसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नोकिया का। नाम सुने हम लोग नोकिया का? एक टाइम में नोकिया वर्ड बोलने से ही लगता था कि ब्रांडेड मोबाइल फोन है, जबरदस्त मोबाइल फोन है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अपडेट हो नहीं पाया, समय के साथ चल नहीं सका और उसको पीछे छोड़ के कई सारा कंपनी उसको आगे निकल गया। मान लीजिए कि हम नोकिया कंपनी की बात कर रहे हैं। एक समय के बाद नोकिया को लगता है कि हमारी स्थिति खराब है और मेरे नीचे वाले जितने भी कॉम्पिटिटर थे वो हमको नीचे करके अपने खुद आगे बढ़ते चले जा रहे। इसका मतलब कि मेरी कंपनी का स्थिति दिन प्रतिदिन धीरे 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 करके क्या होते जा रहा है, खराब होते चला जा रहा है। ऐसे में क्या किया जाए, क्या जुगाड़ लगाया जाए कि उस कंपनी का स्थिति फिर से ठीक ठाक हो जाए, क्या किया जाए, ये कोशिश किया जाएगा। देखो, दो काम हो सकता है। जब किसी कंपनी को यह लगने लगे कि मेरी कंपनी का पोजीशन खराब है, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हम धीरे धीरे फाइनेंशियली वीक होते चले जा रहे हैं और वो फिर से बाउंस बैक करना चाहता है, वापस आना चाहता है फिर से मार्केट में पहले की तरह, तो ऐसी स्थिति में वो रिकंस्ट्रक्शन करता है। और कभी भी याद रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन जब भी करोगे तो रिकंस्ट्रक्शन दो तरह से हो सकता है। एक रिकंस्ट्रक्शन जिसको आप कहते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा रिकंस्ट्रक्शन जिसको आप क्या कहते हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यानी रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है कितने तरह से, दो तरह से रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें इंटरनल कौन सा वाला हुआ, एक्सटर्नल कौन सा वाला हुआ? हम क्या बताएं आपको, आपका घर अगर खराब हो चुका है, आपको लगता है कि मेरा घर पूरी तरह से डैमेज हो गया, अब वो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा। शर्त बस ये होगा कि पुराने घर को तोड़ो, हटाओ और एक नया घर तैयार कर लो फिर से। पुराने घर में और नए घर में क्या डिफरेंस दिखेगा, दोनों का लुक एक जैसा दिखेगा क्या? जो पुराना घर था उसका लुक अलग, जब आप उसको तोड़ दिए और नया घर बना लिए तो उसका लुक भी क्या होगा, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि एक कंपनी जो पहले से रजिस्टर्ड है और वो कंपनी, उसका मार्केट में नाम अब इतना खराब हो चुका है, उसका परफॉर्मेंस इतना खराब हो चुका है कि लोग अब उस पर बिलीव करना छोड़ दिए।
सपोज कीजिए कि आप नोकिया के बहुत पुराने कस्टमर हो, लेकिन आप नोकिया के पुराने कस्टमर होने के बावजूद भी आपको खुद ही लगने लगा कि अब ये नोकिया कंपनी ना ठीक नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बार बार हैंग कर जा रहा है। आप कस्टमर हो उसके, बहुत भरोसेमंद कस्टमर, लेकिन आपको खुद ही उस पर विश्वास नहीं हो रहा। आपका मोबाइल फोन खराब हो गया, लेकिन एक मोह माया उस कंपनी से जुड़ा हुआ था। आपको लगा कि नहीं, नोकिया कंपनी बड़ा अच्छा अच्छा मॉडल लॉन्च कर रहा है, एक काम करते हैं, दुकान गए, घूम फिर करके आप उसी को उठा के ले आए, क्योंकि आप उससे अटैच थे पहले से। आपको लगा कि नहीं, अच्छा परफॉर्म करेगा, दोबारा खरीदे, फिर पता चला फिर ठगे गए। क्या तीसरी बार आप हिम्मत करोगे गलती करने का? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि जब उस कंपनी के पुराने कस्टमर ही उसका साथ छोड़ने लगे और बड़ी मुश्किल से उसने एक बार और उस पर विश्वास किया, लेकिन फिर उसमें नुकसान ही हो गया उसको। अब कंपनी का स्थिति अगर इस तरह का हो गया, तो आप बताइए कंपनी के इस तरह की कंपनी पे कोई बिलीव करेगा कस्टमर? तो ऐसे में अब उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बाउंस बैक करने के लिए अब वही जो कंपनी, पुरानी कंपनी पहले से चल रही थी, उसको अपने पुराने नाम को खत्म कर देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? यानी एक कंपनी जो काफी पुरानी कंपनी है, मार्केट में उसका गुडविल तो था, लेकिन अब उसका गुडविल, उसका रेपुटेशन, उसका सेल, उसके कस्टमर धीरे धीरे साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। और अचानक से कुछ होता है और कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमको फिर से वापस आना है, फिर से वापस होना उसी तरह से। लेकिन उसको पता है कि अगर हम उसी नाम से मार्केट में गए, चाहे हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेकर जाए, तो कस्टमर के बीच में मेरा रेपुटेशन इतना खराब हो चुका है कि अगर हम उसी नाम के साथ गए तो कस्टमर मेरे साथ आएगा ही नहीं कभी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा कि अपना पुराना नाम छोड़ देगा। यानी अगर वो ए लिमिटेड के नाम से पहले से रजिस्टर्ड है, तो वो ए लिमिटेड को क्या करेगा? छोड़ देगा, खत्म कर देगा, और ए लिमिटेड की जगह पर एक दूसरी कंपनी बी लिमिटेड के नाम से अपनी अपनी कंपनी को क्या करेगा? रजिस्टर्ड कर देगा। मतलब इस कंपनी के शेयर होल्डर जो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, अब वो किसके शेयर होल्डर हो जाएंगे? बी लिमिटेड के शेयर होल्डर हो जाएंगे। इस कंपनी का सारा असेट्स, इस कंपनी का सारा प्रॉपर्टीज, इस कंपनी का सारा लायबिलिटी जहां था बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस सिर्फ नाम किसका हो जाएगा? बी लिमिटेड। यानी ए लिमिटेड के शेयर होल्डर अब बी लिमिटेड के शेयर होल्डर हो जाएंगे। ए लिमिटेड के क्रेडिटर्स, डेटर्स अब किसके हो जाएंगे? बी लिमिटेड के क्रेडिटर्स, डेटर हो जाएंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, गुडविल, ट्रक, जो कुछ भी एसेट्स था, जो कुछ भी लायबिलिटी था, पहले ए लिमिटेड था, अब किसका हो जाएगा? वो बी लिमिटेड का। बस कंपनी का चेंज सिर्फ क्या होगा? उसका लुक, उसका नाम, ताकि चीज वही है, बस पब्लिक के सामने नए चेहरे के साथ जाएगा, तो शायद लोग उस पर क्या करें? बिलीव कर ले। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन इस तरह से करते हो, तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। समझ रहे हो बात? लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, नाम, जिस नाम से हम रजिस्टर्ड थे, हम उस नाम से ही बने रहे, अपने नाम को हम बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे, जो अपना हालात है, जो मेरी स्थिति है, हम उसको सिर्फ ठीक करेंगे, जो मेरा पोजीशन है, जो मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हम उसको ठीक करेंगे, जो मेरा प्रॉफिट लॉस है, जो मेरा बैलेंस शीट है, जो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा रहा, हम सिर्फ उसको ठीक करके पब्लिक के सामने दोबारा से पैसा मांगने जाएंगे। लेकिन हम अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं करेंगे। कंपनी कब ऐसा करेगी? जब कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसको लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो किस पर जाएगा? तो ऐसी स्थिति में वो किस में जाएगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। आप ये कह सकते हो कि आपका घर अगर पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है, घर का मतलब कंपनी कह सकते हो, आप कह सकते हो कि आपका कंपनी पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि मेरी कंपनी को थोड़ा रिपेयर और रेन्युअल्स का जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में वो किस में जाएगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, मूव करेगा। और कंपनी को लगता है कि स्थिति पूरा ही बेकार हो चुका है, गई भैंस पानी में, अब कुछ नहीं हो सकता है,
तो ऐसी स्थिति में अपनी कंपनी को फिर से बचाने के लिए वो यूज क्या करेगा, पैतरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इसका इस्तेमाल करेगा। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह का हो सकता है। अभी हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस सिर्फ और सिर्फ किस पर करोगे आप, आपके चैप्टर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन किसके ऊपर करेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर करेंगे, ना कि हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पर करेंगे। समझ रहे हो बात? चलिए पहले देखते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है इंटरनल, लेकिन लाइटली नॉलेज थोड़ा बहुत जरूर होना चाहिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं एग्जांपल के साथ कि आखिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किसको कह सकते हो। आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पहले अमलगमेशन देख चुके हो। अमलगमेशन, अमलगमेशन में क्या होता था, अमलगमेशन में क्या होता था कि दो कंपनी है जो अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड है और दोनों कंपनी आपस में मिलकर एक तीसरे नए नाम से रजिस्टर्ड हो जाए, एक नई कंपनी बना ले और एक नया कंपनी फॉर्म करके मार्केट में बिजनेस करने लगे, तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलते थे, अमलगमेशन कहते थे। याद होगा आपको। यहां देखिए क्या हो रहा है, अमलगमेशन का कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्रुक बॉन्ड और दूसरा कौन सा है, लिप्टन इंडिया लिमिटेड। ये दो अलग अलग कंपनी है, इन दोनों ने आपस में मिलकर एक तीसरी नई कंपनी से रजिस्ट्रेशन कराया, इस नई कंपनी को फॉर्म कर दिया, नाम रख दिया ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनी, नया कंपनी फॉर्म हुआ, ये किसका एग्जांपल होगा, अमलगमेशन। इसको आप अमलगमेशन कहते हो। दूसरा आपको कहता है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा क्या है, महिंद्रा की एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो टेक पे काम करती है, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करती है। और एक कंप्यूटर सत्यम कंप्यूटर्स है। सत्यम कंप्यूटर का मतलब हार्डवेयर वाली कंपनी मत समझिएगा, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर्स, जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज में काम करता था, डील करता था। टेक महिंद्रा यानी महिंद्रा की टेक कंपनी और सत्यम कंप्यूटर ये भी ऑलरेडी एक टेक कंपनी ही थी। इन दोनों को आपस में मर्ज करके क्या नाम दे दिया गया, टेक महिंद्रा। आप देखोगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर ये ए लिमिटेड था और अगर ये बी लिमिटेड था, तो दोनों ने मिलकर ना ए नाम रखा ना बी नाम रखा, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक नए नाम से उसको फॉर्म किया, एक नए नाम से उसका शुरुआत कर दिया। अब ये मत सोचना कि ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन तो है ही नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन अलग, इसका नाम अलग, ये पूरा नाम ही अलग, यानी ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड, तो ये क्या बन गया, सी लिमिटेड। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, अमलगमेशन का। लेकिन टेक महिंद्रा मान लीजिए ये ए है और सत्यम कंप्यूटर्स ये अगर बी कंपनी है, तो नाम क्या नए नाम से फॉर्म हुआ, तो नाम क्या है इसका, टेक महिंद्रा ही है। मतलब कि ये एग्जांपल किसका है, एब्जॉर्प्शन का है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप देख सकते हो। अब यहां पे देखो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, अभी हम लोग पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले कि ए कंपनी लिमिटेड है, ये एक कंपनी है जो एक सिक कंपनी हो सकती है, हम आगे चल के देखेंगे सिक कंपनी किसको बोलते हैं। और ये कौन हो गया, बी लिमिटेड जो एक हेल्दी कंपनी है। ए कंपनी जो एक सिक कंपनी है, इसको टेक ओवर कर लिया किसने, बी लिमिटेड जो कि एक अच्छी खासी हेल्दी कंपनी है। इसका मतलब अब इन फ्यूचर बिजनेस किसके नाम से होगा, ए बी लिमिटेड के नाम से होगा, ना कि ए लिमिटेड के नाम से होगा। इसका मतलब ये कौन सा कंपनी हो गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब कंपनी वही, पोजीशन वही, सब कुछ वही, बस उस कंपनी का नाम क्या हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करो या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करो, जब भी आप जाते हो यहां पे तो ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे अभी ना, अमलगमेशन पढ़े थे,
तो एक्चुअल में अमलगमेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, ये एक्चुअल में पार्ट किसका आता है? तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की कैटेगरी में आता है, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। क्योंकि इन सब में हम देख रहे हैं कंपनी का नाम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। हमारे सिलेबस में अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जानने से पहले आप सबको यह समझ के चलना होगा कि आखिर सिक कंपनी किसको कहते हो? सिक कंपनी क्या होता है? सिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है? कंपनी जो कमजोर है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ऐसी कंपनी को बोलते हो सिक कंपनी। तो सिक कंपनी का मेजरमेंट क्या है? कौन सी कंपनी को तुम कहने लगोगे कि सिक कंपनी है? तो ध्यान रखिएगा, बोला है सिक कंपनी आर दोज कंपनी whose accumulated loss are more than 50% of their paid up share capital। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 50% से ज्यादा अगर उसको लॉस हो गया, समझ रहे बात? कंपनी जिसके पेड अप कैपिटल का 50% से ज्यादा अगर किसी को लॉस हो जाए, लॉस है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? सिक कंपनी कहते हैं। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी का कैपिटल 4 लाख है और पीएल अकाउंट में इसका लॉस दिया हुआ है, सपोज करो 2.5 लाख दिया हुआ है। तो देखिए कैपिटल कितना है? 4 लाख, इसका 50% कितना होता है? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा लॉस है कि नहीं है? अगर 2 लाख से ज्यादा है लॉस, इसका मतलब है कि ये कंपनी कौन सी हो गई? सिक कंपनी हो गई। और ऐसी कंपनी को ही जरूरत होता है किसका? रिकंस्ट्रक्शन का। बात समझ में आया? यानी कंपनी जहां आपको दिखा कि कंपनी इस हालात में है, मतलब उसको बहुत बहुत ज्यादा अब जरूरत किस बात का पड़ेगा? तो रिकंस्ट्रक्शन का। उसको अब अर्जेंट, एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि अब उसको रिकंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो रिकंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, क्या क्या सिचुएशन है, रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, क्या करें कि रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो किसी भी कंपनी का पोजीशन आपको देखना पड़ेगा, किसी भी कंपनी की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी कि उसका हालात कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, क्या वो रिकंस्ट्रक्शन के लायक है भी कि नहीं है, क्या वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लायक है कि वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के साथ है। तो वो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है कि वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा कि वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले एक काम करना है कि रिकंस्ट्रक्शन में हम एक बैलेंस शीट आपके सामने ड्रॉ करते हैं। तो उस बैलेंस शीट को देखकर पहले आप ये जज करोगे कि या क्या इस कंपनी का हालात अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट को देखकर पहले हम सबको ये डिसीजन लेना है कि क्या ये बैलेंस शीट एक हेल्दी बैलेंस शीट है या ये एक सिक कंपनी का बैलेंस शीट है। अगर आपको समझ में आता है तो फिर आगे चलना पड़ेगा। और अगर कंपनी सिक कंपनी है, अगर उसका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो क्या मार्केट से उसको फाइनेंस कलेक्ट होगा? क्या कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है, मेरा हालात ठीक नहीं है, और अगर हम आपसे पैसा मांगे तो आप पैसा दोगे? जिंदगी का तजुर्बा भी है, जिंदगी का रूल भी है। अगर आपके पास पैसा है, अच्छा खासा आप कमा रहे हो, आप अपने आस पड़ोस से पैसा मांग के देखना, उधार कर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके घर का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, आपके घर का सोर्स इनकम बहुत बढ़िया चल रहा है, और फिर भी तुम मांग के देखो पैसा मिलेगा, कहीं से मांग लो मिल जाएगा। तुम्हारे घर का हालात ठीक नहीं है, स्थिति अचानक से कुछ गड़बड़ हो गया फैमिली में, कोई मेडिकल इश्यू हो गया, पैसा निकल लिया,
और उसके बाद तुम पैसा मांग के देखो पड़ोसी से, मिलेगा पैसा? मतलब आप समझ सकते हो बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कहावत भी एक होता है, तेल लगाओ माथा में तेल लगाया जाता है, और दोबारा से, जैसे गांव घर में बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, देखो कंपनी के साथ भी वैसे ही सिचुएशन है। अगर कंपनी अच्छे पोजीशन में है और अगर वो अपने इन्वेस्टर्स से कहती है कि पैसा हमको चाहिए, तो वो शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड या अदर मोड से वो पैसा बड़ी इजीली कलेक्ट कर लेती है। लेकिन कंपनी का सिचुएशन अगर खराब है और उसके बाद उसको पैसे का जरूरत ठीक उसी टाइम में है, पैसे का और जरूरत, अगर पैसा मिल जाए तो हो सकता है वो अच्छा कर ले, देगा कोई कंपनी को पैसा। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कंपनी का शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का मतलब कौन सा शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी का शेयर कैपिटल, हम एक छोटा अमाउंट ले रहे हैं ताकि आपको कंपेयर करना आसान ले। हम 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लेंगे तो कंफ्यूजन बेमतलब का होगा। तो सपोज कीजिए कि कंपनी का शेयर कैपिटल 400 रुपीज है, 400 रुपया है सिर्फ मात्र, और इस साइड में पीएल लिखा हुआ है। बैलेंस शीट के असेट साइड में ये आपका हो गया कैपिटल एंड लायबिलिटी। हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ही फॉर्मेट यूज कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, इस वजह से। मान लीजिए कि बैलेंस शीट में असेट साइड में पीएल दिख रहा है। असेट साइड में प्रॉफिट लॉस का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है। तो मान लीजिए कि इस साइड में लॉस जो है आपका 300 रुपए का है, और ये कंपनी बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड का मतलब सब्सिडरी लिमिटेड नहीं है, मान लीजिए एस लिमिटेड का मतलब हो गया सुपीरियर लिमिटेड, कोई कंपनी है, उसका बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस में लॉस दिया हुआ 300 और कैपिटल कितना है? 400। अगर हम आपसे पूछते कि बताओ इस बैलेंस शीट को देखकर, बाकी और भी एसेट्स होगा, बाकी और भी लायबिलिटी कैपिटल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर आपको क्या लगता है कि कंपनी का स्थिति कैसा है? खराब है, हालात बहुत खराब है, दयनीय है बोल सकते हो आप। मतलब 400 का कैपिटल, लॉस कितने का? 300 तो डूब ही चुका है। मतलब अगर इस कैपिटल से इस लॉस का पेमेंट कर दिया जाए तो कंपनी के पास पैसा कितना बचेगा? सिर्फ 100 रुपए बचेगा। तो 400 का 50% से ज्यादा हम डूब चुके। देखो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होना तो कॉमन चीज है। 400 लगाए थे, 50 रुपया इस साल डूब गया तो कोई बात नहीं, अगली बार 100 कमा लेंगे। लेकिन 400 लगाए थे, उसमें 300 डूब ही गया, मतलब अब वापस करना, वापस से शुरुआत करना, बाउंस बैक करना बड़ा मुश्किल वाला काम है। मतलब कंपनी का इस तरह का हालात को देखकर आपको लगता है कि नहीं, कंपनी का सिचुएशन क्या है? खराब है, और उसको जरूरत अब है। किस बात का जरूरत होगा? रिकंस्ट्रक्शन का बहुत जरूरत है। अब वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेगा तो तकलीफ हो जाएगा उसको। देखिए रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, कौन करेगा, क्या तरीका, क्या प्रोसीजर है, तो वो चीज बाद में देखेंगे, पहले बैलेंस शीट को समझना। मान लीजिए कि बैलेंस शीट में ये इक्विटी शेयर कैपिटल 400 का हो गया। इसी तरह से यहां मान लीजिए कि 6% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल हम रख लिए, सपोज करो 600 का। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का भी कुछ अमाउंट रख लो, 50 रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस रख लो। 5% डिबेंचर भी रख लीजिए। 5% का मतलब और 6% का मतलब क्या हुआ कि इस 6% का मतलब कि हम इसको क्या देंगे, इस पे डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंशियल शेयर है ना तो डिविडेंड देंगे। और 5% का मतलब कि डिबेंचर पर उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लीजिए कि ये डिबेंचर भी है, 300 रुपए का है, और इसके साथ साथ रख लीजिए क्रेडिटर्स 150 रुपए का, सपोज करो क्रेडिटर्स है। टोटल ऐड करेंगे कितना आ रहा है? 1500 रुपए का पूरा आ गया। ये मेरा बैलेंस शीट का पूरा लायबिलिटी साइड है। मतलब मेरी कंपनी का हालात कुछ इस तरह से है, कैपिटल और लायबिलिटी के रूप में मेरे पास ये सारा आइटम है।
असेट साइड में सपोज कीजिए कि हमारे पास गुडविल है, पेटेंट है। गुडविल सपोज करो 100 रुपए का है, ये 150 का है। मशीन और लैंड एंड बिल्डिंग सपोज करो ये कंप्यूटर्स भी हो गया। 250 का मशीन मान लो, लैंड एंड बिल्डिंग 300 का है, बाकी रेस्ट बैलेंस शीट में तो इक्वल आना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डेटर्स भी रख लेते हैं। आप चाहते तो इसमें कैश एट बैंक भी जोड़ सकते हो, कैश इन हैंड भी जोड़ सकते थे। कंप्यूटर रख लीजिए 250, इसमें देखो तो कितना आ रहा है 150, मतलब 150 और यहाँ ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 1500। ऐड कर लेना एक बार, क्योंकि बस ये इमेजिनरी फिगर में बना हुआ है, बैलेंस शीट है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि कैसे हो सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक ठाक हो गया। अब देखो ये तो हो गया आपका बैलेंस शीट कि ठीक है जी ये मेरा बैलेंस शीट है। अब आप जरा सोचिए, क्या इस बैलेंस शीट को अगर हम मान लीजिए हम एक कंपनी है, हम सुपीरियर लिमिटेड है, और आप सारे लोग इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाने वाले लोग हैं, ये बैलेंस शीट अगर हम आपको दिखाएं और दिखाकर हम आपसे ये कहें कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, क्या ध्यान से बैलेंस शीट को देखिए, इसका हालात देखिए, इसकी स्थिति देखिए, क्या आपको लगता है हाँ या ना में जवाब दीजिए कि पैसा मेरी कंपनी में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। बैलेंस शीट देखो अच्छे से, देख रहे हो सब ठीक था? मतलब आप में से ज्यादातर लोग क्या कहेंगे कि पैसा नहीं लगाना चाहिए। जरा सोचिए, आप ही कह रहे हैं पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो आप तो कम समझदार हैं। तो जो इन्वेस्टर्स है बहुत सारा एनालिसिस करके, बहुत सारा जजमेंट के बाद तब वो पैसा लगाता, तो बिल्कुल भी ना लगाए। समझ रहे हो? अच्छा, इसी कंपनी का बैलेंस शीट हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसी कंपनी का, सेम कंपनी है, अगर इस कंपनी का बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड कुछ ऐसा होता, शेयर कैपिटल 400, क्रेडिटर्स 200, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, कंप्यूटर्स, डेटर्स और मान लीजिए कैश। अब लगाते कि नहीं लगाते पैसा? ये सेम कंपनी है। अब क्या लगता है? अब जरा देखिए इस बैलेंस शीट को देखिए, क्या लग रहा है आपको? आप पैसा इन्वेस्ट करते कि नहीं करते? हाँ ना, जवाब दो। लगाना चाहिए कि नहीं पैसा लगाना चाहिए? प्रॉफिट ऑलरेडी इसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर अलग से कुछ भी नहीं दिया मतलब ऑलरेडी कैपिटल के साथ ऐड हो चुका हो। बोल रहे हो ना? मतलब आप मेरे इस बात से अग्री करते हो कि नहीं? इसका बैलेंस शीट का टोटल 1500, इसके बैलेंस शीट का टोटल कितना? मतलब आप इस बात से जरूर अग्री करते होंगे कि बैलेंस शीट का टोटल देखकर पैसा लगाया जाता है क्या? नहीं। यानी बैलेंस शीट का टोटल कोई मैटर नहीं करता कि इसका 1500 है कि इसका 600, इसका 600 है कि इसका 800, को फर्क नहीं पड़ता। आप इन्वेस्टर्स पैसा कब इन्वेस्ट करते हो? क्या बैलेंस शीट का टोटल देखकर? जिस कंपनी का बैलेंस शीट का टोटल ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा बढ़िया है, जिसका टोटल कम है वो खराब होगा। ऐसा जजमेंट हो सकता है कभी भी क्या? इसका मतलब कि बैलेंस शीट का टोटल ये क्लियर नहीं करता कि आपका बैलेंस शीट हेल्दी है कि सिक है। क्या क्या देखकर तय करोगे आप?
तो हम आपको क्या बोले अभी कि किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट का टोटल तय नहीं करता कि आपकी कंपनी अच्छी की खराब है, बल्कि बैलेंस शीट का लॉस या प्रॉफिट देखना है कि उसकी पेड अप कैपिटल का कितना है। सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताया कि किसी भी कंपनी का पेड अप कैपिटल उसके 50% से ज्यादा अगर वो लॉस में है, इसका मतलब कि कंपनी की स्थिति क्या है, खराब है, तो हमको ठीक करना पड़ेगा। अब हाँ कोई बात नहीं, अगर ऐड नहीं है तो इधर हम ऐड कर लेंगे 100-200, आगे पीछे होता रहेगा, अमाउंट तो इमेजिनरी है। देखो अब इस बैलेंस शीट को हम, ये बैलेंस शीट कैसा बैलेंस शीट है, सिक है कि हेल्दी कंपनी का बैलेंस शीट है, स्थिति खराब है, यानी इस कंपनी में लॉस हमारे पास है 300 और कैपिटल कितना है 400, तो 400 का 50% 200 और 200 से ज्यादा का लॉस, क्योंकि लॉस तो 300 है, मतलब कंपनी का स्थिति है खराब। अब हमको जरूरत किस बात का है, रिकंस्ट्रक्शन का बहुत जरूरत है। यहां पर समझ रहे हो बात को। अब रिकंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका, स्टेप्स क्या है। सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। क्यों परमिशन लेना होता है, जब आप रिकंस्ट्रक्शन अभी पढ़ोगे तो पता चलेगा, नहीं भाई रिकंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन लेना जरूरी होता है। हम क्या करेंगे ना कि ये एक सिक बैलेंस शीट है, सिक कंपनी का बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट में हम करेंगे कुछ छेड़छाड़, कुछ चेंजेस, और इस बैलेंस शीट में छेड़छाड़ करके चेंजेस ला करके हम इसको हेल्दी दिखाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब आप तो कहेंगे कि तो फेक हो गया, तो गलत बैलेंस शीट हो गया। गलत नहीं है, जो रिकंस्ट्रक्शन का रूल्स है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे लीगली, और उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम एक सिक कंपनी की बैलेंस शीट को हेल्दी कंपनी का बैलेंस शीट में उसको चेंज करेंगे, ताकि पब्लिक की तरफ से मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ सके, पैसा आ सके। क्यों, इस बैलेंस शीट को लेके जाओगे ना, कोई नहीं दिखाएगा। जैसे हम आपको क्या बोले, आपके घर में अगर पैसा है तो पैसा मांगो तुरंत मिलेगा, हालात जहां खराब हुआ उसके बाद पैसा मांगो नहीं देगा। लेकिन दिखावटी का पैसा मिल सकता है, अंदर से पूरे खोखले हो, बंगला बना लिए लोन लेकर, गाड़ी खरीद लिए कर्ज लेकर, दिखा रहे हैं पूरा जबरदस्त शो ऑफ पूरा कर रहे हैं, भले अंदर से तुम टूटे हुए, और उसके बाद भी अगर तुम किसी से पैसा मांगोगे उधार, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक को क्या दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, अंदर नहीं दिख रहा हालात। तो हमको भी रिकंस्ट्रक्शन में क्या करना है, तो रिकंस्ट्रक्शन में जो कंपनी का बैलेंस शीट अभी आप देख रहे हो, ये एक सिक कंपनी का बैलेंस शीट है, इसमें हमको करना है कुछ चेंज, अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्टमेंट करना है, और इस सिक कंपनी के बैलेंस शीट को हम चेंज किसमें कर देंगे, हेल्दी कंपनी में चेंज करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि वैसा है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि ये लीगल होगा कि इनलीगल होगा, जरा तुम ही बताओ। अगर हम इससे अपनी मर्जी से इसको हटा दें, उसको हटा दें, उसको जोड़ दें, इसको ले आए, मतलब किसी चीज को हटा देते हैं, किसी चीज को वहां रख देते हैं, यहां लॉस हुआ था ना तो लॉस को हटा देते हैं। अब जो लॉस है, जिसको देख के लोग पब्लिक डर रहा था, तुम क्या किए, लॉस को यहां से निकाल के फेंक दो, बोले लॉस रहेगा नहीं, ना लोग लॉस देखेगा ना कुछ सोचेगा, पैसा तो अपने लगाएगा। तो क्या आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर दोगे, नहीं, उसके लिए एक लीगल प्रोविजन है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के रूल्स के अंदर, तो उस प्रोविजन को ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चेंज कर देंगे। और प्रोविजन फॉलो करने के बाद, लॉ फॉलो करने के बाद जो प्रोसीजर था उस पे, उसके बाद अगर हम एक हेल्दी बैलेंस शीट दिखाने की कोशिश भी किए, तो ये इन्वेस्टर्स के साथ एक फ्रॉड होगा, चीट हो गया होगा। तो इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये बैलेंस शीट कौन सा वाला बैलेंस शीट है। देखिए पहला चीज, जब भी हम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और चेंज करने के बाद जब हम पब्लिक के सामने जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो इस बैलेंस शीट को सिर्फ बैलेंस शीट नहीं कहोगे, इस बैलेंस शीट को हम लिखेंगे यहां पे बैलेंस शीट, और यहां हमको लिखना पड़ेगा क्या, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। यानी जब हम बैलेंस शीट दिखाएंगे किसी को भी फंड रेज करने के लिए, तो बैलेंस शीट के बगल में क्या लिखा हुआ है,
आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन मतलब इन्वेस्टर्स को यह पता होगा कि इसमें कुछ न कुछ क्या किया गया, चेंजेस किया गया है, उसको पहले से पता होना चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल, हाँ, किसी लड़के का शादी होने वाला है, वो गया होने वाली वाइफ को देखने के लिए, पूरी फैमिली के साथ उठ करके गया, भाई चलो रिश्ता देखो करके आते हैं, देख उख ले तभी तो शादी का काम आगे बढ़ेगा। सपोज कीजिए कि लड़के को और उसकी फैमिली को लड़की पसंद है, जैसी भी है लड़की पसंद है, शादी वादी सब तय हो गया, रिश्ता तय हो गया। अब शादी वाले दिन हो सकता है कि एक्चुअल में लड़की ठीक नहीं हो, दिखने में सुंदर नहीं हो, लेकिन वो अच्छी है, टैलेंटेड है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है ना, दोनों का माइंडसेट ठीक ठाक है, तो शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन शादी वाले दिन लड़की को एकदम बढ़िया से सजा धजा के मेकअप में लाया जाता है। क्यों, जरा सोचिए क्यों? क्या लड़के को पता है कि नहीं कि होने वाली बीवी या उसकी जो वाइफ है वो कैसी है रियल में? तो फिर भी आप पार्टी वाले दिन उस लड़की को तैयार करके एकदम सजा धजा क्यों लाते हो? दिखाने के लिए, पब्लिक देखे जले। समझ रहे हो बात? मतलब रिकंस्ट्रक्शन के साथ भी कुछ वैसा ही हालचाल है कि एक्चुअल में कंपनी का हालात क्या है वो सबको पता है, कंपनी को भी पता है, इन्वेस्टर्स को भी पता है कि एक्चुअल हालात क्या, स्थिति क्या है, वो सबको पता है। बस उस कंपनी की बैलेंस शीट पे थोड़ा मेकअप चढ़ाया गया ताकि मेकअप चढ़ाने के बाद वही बैलेंस शीट क्या हो सके, थोड़ा अच्छा दिख पाए। बस अंतर इतने हैं, बाकी हालात और स्थिति क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बस मेकअप चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं भी तो अच्छा बना रहे उसको। अब देखो, जब भी करोगे आप बताइए, उस लड़के की शादी अगर उस लड़की के साथ हो गया तो क्या ये धोखा है? क्या ये चीटिंग, फ्रॉड है? नहीं, क्योंकि बता के किया गया था। सेम वैसे ही कंडीशन है यहां पे कि बैलेंस शीट है ये सुपीरियर लिमिटेड का, लेकिन आपको हमने बता दिया कि देख भाई ये कौन सा बैलेंस शीट है, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन है। मतलब कि जो बैलेंस शीट अभी हम सामने देखेंगे ये रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट नहीं है, अभी जो हम बनाएंगे वो रिकंस्ट्रक्शन वाला बैलेंस शीट है। तो जो बैलेंस शीट अभी हम इस पे मेकअप करेंगे और जो बैलेंस शीट तैयार करेंगे वो वाला बैलेंस शीट कौन सा होगा, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो अब आप ही बताइए कि एक नया बैलेंस शीट हम बना दिए, उस पर लिख दिए आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, तो क्या हम आपके साथ कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड किए क्या? हम तो आपको बता चुके। अब कैसे जज करोगे वो तुम डिसाइड करो, जज कैसे करना है वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन हम तो तुमको बता दी कि रिकंस्ट्रक्शन के बाद है। अब देखो रिकंस्ट्रक्शन होगा कैसे, उसका क्या स्टेप्स है। सबसे पहला चीज तो ये आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लिख दोगे, या फिर यहां पे लिखना पड़ेगा या फिर यहां लिख देना होगा कैपिटल रिडक्शन, यानी लिखना होगा या तो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, और नहीं आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लिख रहे हो तो यहां लिखना पड़ेगा कैपिटल रिडक्शन, यानी जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें कैपिटल रिडक्शन या आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, इन दो में से कोई एक चीज तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद बैलेंस शीट बनाओगे। अब बैलेंस शीट में ढूंढो कि हम इसको हेल्दी कैसे बना सकते हैं। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि यही लॉ है, यही प्रोसीजर है। जस्ट हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि एक सिख कंपनी को हेल्दी कैसे बनाया जाता है, और इसके बाद जो इसका लीगल प्रोविजन है वो तो हम लॉ के अकॉर्डिंग फिर तो सीखेंगे। अब देखो करना क्या है, हम लोगों को मोटा मोटी करना क्या है उसको समझो। सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में जब पैसा लगाता है तो क्या देख के पैसा इन्वेस्ट करता होगा, क्या देखता होगा वो? सबसे पहले असेट साइड में देखो, क्या आपका गुडविल कितने रुपए का है, पेटेंट कितने रुपए का है, ये देखकर कभी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता कोई भी? क्यों नहीं लगाता? क्योंकि अगर आज कंपनी बंद हो गया, अगर मान लो आज कंपनी बंद हो जाए, क्या उसकी गुडविल को बेच दोगे? क्या उसका पेटेंट, उसका ट्रेडमार्क, यानी जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स है उसको बेच सकते हो आप कभी भी? तो अगर कंपनी आज बंद हो जाए तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनको बेचकर कुछ भी पैसा रिकवर
नहीं किया जा सकता, कुछ पैसा वसूला ही नहीं जा सकता। तो जब रिकवर ही नहीं कर सकते, इसका मतलब कि जो भी इन्वेस्टर्स होगा वो कभी भी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट देखकर, इसको देख करके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गया और अगर उस कंपनी की संपत्ति को बेचना पड़ जाए तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को बेच के तो कुछ आएगा ही नहीं, तो हम क्यों पैसा लगाए। लेकिन हाँ, कंपनी का स्थिति खराब है, लेकिन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ट्रक, कार उसके पास भर भर के, तो ऐसे में वो 1 मिनट के लिए बिलीव कर सकता है कि कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो भी गया, बंद भी हो गया, लिक्विडेशन में चला गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टी को बेच के कुछ तो मिलेगा। तो देखिए क्या है ना कि गुडविल कंपनी के किसी काम का नहीं, हालांकि गुडविल काम का है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, किसी काम का नहीं है। पेटेंट किसी काम का नहीं है। ये जो लॉस देख रहे हो ये किसी काम का नहीं है। मतलब बैलेंस शीट में टोटल 1500 की बैलेंस शीट में आप देखोगे 300, 400 और 150 कितने रुपए का, यानी कुल मिलाकर आप देख रहे हैं 3, 4, 550 रुपए की प्रॉपर्टी ऐसी है, 550 रुपए की प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका मेरे लिए कोई यूज ही नहीं है। समझ रहे हो बात? तो हम क्या करेंगे कि यहां से इस 550 रुपए की प्रॉपर्टी को निकाल के फेंक देंगे, हटा देंगे उसको। यानी हम चाहते हैं कि इस प्रॉफिट लॉस को हटा दिया जाए, ये जो पेटेंट है इसको हटा दिया जाए, और ये जो गुडविल है इसको भी हटा दिया जाए। और इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, ये जो मशीन है ना 200 ही मान लो इसमें यूजफुल है, सिर्फ 200 का ही यूजफुल है मान लो। अब बाकी जो है ना 50 रुपए का जो मशीन था वो यूजलेस पड़ा हुआ, उसको हम यूज नहीं करते। मशीन है तो मेरे पास जरूर, लेकिन यूज तो हम 200 वाला का मशीन करते हैं, और 50 रुपए का जो मशीन है वो ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ साइड में। तो हम क्या किए कि जो मशीन 250 का था उसको भी हम क्या किए 200 बना चाहते हैं। इसका मतलब कि टोटल बैलेंस शीट में हम कितना माइनस करना चाहते हैं, इसमें से 600 हटाना चाहते हैं। यानी अगर इन सबको हटा दो, इसका मतलब कि इस साइड में हमको माइनस कितना करना होगा, 600 माइनस करना होगा। ऑब्वियसली जब बैलेंस शीट का असेट अगर 600 माइनस होता है तो उसके कैपिटल और लायबिलिटी को भी 600 रुपया क्या करना पड़ेगा, माइनस तो करना ही पड़ेगा, किसी भी सूरत पे करना पड़ेगा। अब इसको माइनस कैसे कर सकते हो भाई, कैसे करोगे माइनस, किसको हटा दे, क्योंकि आपको पता है असेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अगर असेट्स मेरा 600 कम पड़ रहा है तो कैपिटल और लायबिलिटी में से भी हमको क्या करना होगा, 600 कम करना होगा। कैपिटल को हम कम कर नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल तो उल्टा, कैपिटल जितना ज्यादा होगा मेरी कंपनी का हालात उतना ही अच्छा दिखेगा। अब कैपिटल ही घटा दोगे तब तो तुम ऐसे बर्बाद हो जाओगे। तो कैपिटल में हम छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो -600 हमको किस में से करना पड़ेगा, लायबिलिटी में से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा सबको, किसी को दिक्कत है अभी तक? अब लायबिलिटी को हम कम कैसे करेंगे, तो लायबिलिटी के नाम पर देखो 1, 2, 3, 4 लायबिलिटी मेरे पास है। एक काम करेंगे, ये 2 लोग हैं, देखो रिजर्व एंड सरप्लस, इसको कम करने का कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ा तो कर भी सकते हैं। देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या करोगे, लायबिलिटी को हमको कम करना है किसी भी सूरत पर। हम क्या किए, जिन लोगों ने डिबेंचर्स खरीदा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको मीटिंग कॉल किया कि आप आओ, पहले आओ। किसको बुला रहे हैं हम पहली बार, जिन लोगों ने मेरी कंपनी का डिबेंचर खरीदा था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिबेंचर होल्डर्स। सारे डिबेंचर होल्डर्स का मीटिंग रखे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सारे डिबेंचर होल्डर्स को बुलाए, आओ भाई सब मीटिंग में आओ। चाय वाय पकौड़ा समोसा सब मंगाए। क्यों? क्योंकि मन में बात चल रहा है कि डिबेंचर होल्डर को क्या करना है, कम करना है, या नहीं तो खत्म करना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आप बताइए, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाए, अगर हम आपको कहें, आप मेरे डिबेंचर होल्डर हो, अगर हम आपको कहें कि जाओ तुमको पैसा नहीं देंगे, अब मानिएगा आप कभी भी? कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा। आप मेरी कंपनी, देखो डिबेंचर होल्डर क्या होता है, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाए, बदले में कंपनी आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। डिबेंचर होल्डर किसी भी तरह का रिस्क बेयर नहीं करता। यानी आप अगर मेरी कंपनी में पैसा लगाए हो डिबेंचर के रूप में,
तो कंपनी को फायदा हो, कंपनी को नुकसान हो, कंपनी भाड़ में जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मतलब किससे होगा कि टाइम हो और आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसमें से मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे बात? यानी आप मेरी कंपनी में पैसा लगाए हो, जितना पैसा लगाए हैं उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट होगा तब भी तुमको देना होगा, लॉस होगा तब भी हम आपको देंगे ही देंगे। कंपनी में किसी भी तरह का रिस्क आपके ऊपर नहीं आता। आप 100% इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, सिक्योर होता है वो। अब आप सोचिए कि डिबेंचर होल्डर का मीटिंग बुलाए और अगर हम आपसे कहें कि देखो, सपोज करो कि आप में से किसी एक का ये डिबेंचर है, आप में से किसी एक ने मेरी कंपनी में ये 300 रुपए का डिबेंचर अगर लगाया, अगर 300 के डिबेंचर को हम कहें कि एक काम करो, तुमको हम 200 देंगे, अब आप तैयार होंगे क्या? आपको पता अंदर अंदर हम सिक्योर हैं, मेरा पैसा डूब नहीं सकता, इंटरेस्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा, तो तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों करोगे? करिएगा कभी भी? आपको बुलाए, चाय समोसा पकौड़ा खिलाए, ये सोच के कि 300 का डिबेंचर था, हम 100 क्या करेंगे, तुमको बोल उल के थोड़ा पोट उठ के बहला फुसला के तुमको क्या करेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे। अब आप बेवकूफ तो नहीं थे, आपको पकौड़ा वकौड़ा खिलाए, बोले भाई थोड़ा सा मानो ना, थोड़ा कम कर दो, करिए कम। तो पहले प्यार से समझाए, माने नहीं, ठीक है नहीं मानोगे, एक काम करो, हम चल जाते हैं लिक्विडेशन में, हटाओ, कम करो तो ठीक, मान लिए तो ठीक, नहीं मानोगे तो एक काम करो, हम लिक्विडेशन ही कर देते हैं कंपनी का। अब आप बताइए, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चला गया, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चला गया तो लिक्विडेशन का क्या रूल होता है कि सबसे पहले कंपनी के सारे प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा, सारी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद पहले गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो है पहले तो हम उसको चुकाएंगे, इसके बाद जो लीगल प्रोविजन है स्टेप बाय स्टेप वो आएंगे। अगर पैसा बचा तो डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, और अगर पैसा नहीं बचा तो डिबेंचर होल्डर फुल्ली सिक्योर होने के बावजूद भी उसका क्या हो गया, पैसा डूब गया, बर्बाद हो गया। अब बताइए, थोड़ा धमकाएंगे ऐसे ही, नहीं दोगे मत दो, कंपनी का स्थिति खराब हो रहा है, मालूम है कि नहीं? अब कंपनी का स्थिति है खराब, नहीं मानोगे तो लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंट में ही हम चले जाते हैं, बंद कर देते हैं कंपनी। फिर अगर लीगल प्रोविजंस होगा, अगर पैसा बचेगा तो तुमको मिलेगा, और नहीं तो जो 300 लगाए हो ना वो पूरे डूब जाएगा, जाओ हम तो तुमसे 100 कम करने बोल रहे हैं। तो बोलेगा ये भाई ऐसे मत कर, तो हम बोलेंगे एक काम करो, एक काम करो, तुम 300 को कर दो 200, और बदले में तुम सेक्रीफाई कर रहे हो ना, तो इसके बदले में हम एक काम करते हैं कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट 5% है ना, हम उसको बढ़ा देते, चल 10% इंटरेस्ट, तुम्हारा ब्याज का दर है वो बढ़ जाएगा। फायदा क्या हुआ, एक तरफ से उसका आप लायबिलिटी कम कर लिए और बदले में उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्या किए, ज्यादा दे दिए। तो एक तरफ तुमको नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ हम तुमको क्या दे दिए, थोड़ा बहुत फायदा भी दे दिए। एडजस्ट हो गया कि नहीं, मैनेज हो गया? बोला चल ठीक 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 है, बहुत अच्छा बात है। अभी भी मेरे पास 600 में 100 कम हुआ, अभी भी और कितना है, 500 है। 500 किसके पास जाओगे आप, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को बोलोगे। फिर हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का मीटिंग लाए, उसको भी चाय समोसा खिलाए पकड़ पिलाए, अब उसको भी सेम कंसेप्ट समझाए, मानेगा क्या? नहीं माना, बोले यार कैसा आदमी है तुम, ये डिबेंचर होल्डर जो मेरा अपना नहीं था, पराया था, ये मान गया, तुम तो सुख दुख का साथी है, तुम शेयर होल्डर है, तुम पार्टनर है, मालिक है, कैसे नहीं मानेगा, मानो थोड़ा सा। क्या किया, 600 का शेयर होल्डर था, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, बोला देख यार, तेरे डिविडेंड को जो 6% था ना, एक काम कर, हम इसको 6 के बदले 16 कर देते हैं, बहुत हाई कर देते हैं, लेकिन 600 हम तुमको देंगे नहीं, 600 के बदले हम एक काम कर, तुमको भी 200 ले लेते, ठीक है? तो यहां से कितना निकल गया, यहां से कितना निकल गया, 500 हो गया ना। जरूरत कितने का है, 100 रुपए का और जरूरत है। इसी तरह से हम क्या